हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी क्रेडिट मेंटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि आपके सीटेट रीट और स्टेटेट के एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होंगे। और धीरे धीरे हम हिंदी की और मैथ्स की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो कि टेट एग्ज़ाम्स को फोकस करके बनाई जाएंगी। ठीक है, तो आइए आज से हम स्टार्टिंग करते हैं। और उसके पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो यह अवधि वो है जहाँ पर हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक्टिव रहता है। ठीक है, एलईडी बोलते हैं इसको, ये हमारा एक्टिव रहता है। तो ये होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। समझ पा रहे हैं आप ये क्या कह रहे हैं कि बच्चों को संकेत देना है और अगर बच्चों को ज़रूरत हो तो हम उनकी हेल्प भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान यानी कि क्लासरूम में एक डिस्कशन चल रहा है, उस डिस्कशन के दौरान क्या हो रहा है, एक शिक्षक है प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। अरे ये तो क्या हो रहा है? ये हो रहा है जेंडर पक्षपात। ठीक है, जेंडर पक्षपात चल रहा है ये। समझ पा रहे हो? अब हमारा आंसर खत्म हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को जोड़ दिया है? देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक की अगर जहाँ बात आ जाए ना, वहाँ पर हमें सिर्फ एक व्यक्ति को याद करना है, वो है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, इसका आंसर बनेगा लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? प्याजे की संरचना है स्कीमा। ध्यान रखना, प्याजे की संरचना क्या है? स्कीमा। ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग है वो दी थी किन्होंने दी थी? आपको पता है? नहीं बताना, मैं बताता हूँ। वो दी थी हमारे अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, और अनुबंधन किसने दिया था ये आपको बताना है। प्रबलन मैं बताता हूँ, प्रबलन दिया था, यानी कि प्रबलन को बोलते हैं पुनर्बलन, यानी कि री इन्फोर्समेंट, ये दिया था स्किनर ने। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था? देखो, क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, कभी कभी हमें आंसर डायरेक्ट पता होता है, कभी कभी हमें आंसर डायरेक्ट नहीं पता होता। ठीक है, तो जब हमें आंसर डायरेक्ट पता ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जो ऑप्शन हमें लग रहा है कि वो नहीं होंगे उनको हटाओ। तो सबसे पहले ये देखो, ये प्रसुप्ति अवस्था है ना पहला वाला, ये सिगमंड फ्राइड का है, तो ये नहीं होगा। वो कह रहा है कि कोलबर्ग का पूछ रहा है। दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये प्याजे की है। और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज, ये किसकी? ये एरिक एरिक्सन की। बचा क्या? दूसरा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगला है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इतना ही याद करने की जरूरत है बस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण? देखो, प्राथमिक होता है परिवार। ठीक है, परिवार के अलावा जो विद्यालय एवं मीडिया है, ये हमारा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह, देखो क्या कह रहे हैं, वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वंचित समूह के जो वंचित जो वर्ग है, उनके जो विद्यार्थी हैं वो क्लासरूम में कम ध्यान दे पा रहे हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या शिक्षक विद्यालय छोड़ने के लिए कहते हैं उनसे कि भी जाओ, अब कल से मत आना? ये गलत हो जाएगा। इस स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार कर लेना, फिर मतलब क्या रहा आपके टीचर होने का या अच्छा टीचर होने का। नेक्स्ट है, ऐसे विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी गलत होगा, है ना। ऑप्शन सही क्या होगा कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करें तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके को ढूंढने चाहिए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि आकलन के प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन के प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या वो बच्चों को रैंकिंग के आधार पर आकलन करें, है ना? या फिर स्टूडेंट को
लेवल लगा दें, है ना, स्टूडेंट पर लेवल लगा दें कुछ कि भाई उनको इतने मार्क्स मिले हैं, इस पर इस बेस पर उनका आकलन करें, या फिर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने पर उनको आकलन करें, यानी कि ये बच्चा अनुत्तीर्ण है या ये उत्तीर्ण है। ये आकलन का सही तरीका नहीं है। आकलन का सही तरीका क्या है, हमें लर्निंग गैप्स को फाइंड करने हैं। लर्निंग गैप्स को फाइंड करेंगे तभी तो हम उनको अच्छे से सिखा पाएंगे कि भाई इस व्यक्ति या सॉरी इस स्टूडेंट को क्या नहीं आता है, वो हमें जब पता चल जाएगा तो हम उसको सिखा सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि हमें लर्निंग गैप्स को फाइंड करने हैं, और जो कंसेप्ट उनके हैं, उनके दिमाग में जो भी कंसेप्ट बने हैं क्या वो सही बने, उनको भी हमें देखना होगा। ये आकलन का सही तरीका है। अगला क्वेश्चन है, जिगसॉ पहेली करते समय 5 वर्ष की एक लड़की है, वो खुद से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। किसी से नहीं कह रही, वो खुद से कह रही, ठीक है, वो खुद से ही बातें करने लगी है। तो इस तरह की बात को वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं इसको व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। और जो प्याजे हैं वो कहते हैं इसको आत्मकेंद्रित वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। समस्या समाधान करता हमें बच्चों को बनाना है, तो क्या हम उनको भौतिक पुरस्कार देंगे तो बच्चे सिर्फ पुरस्कार के लिए ही काम करेंगे या पुरस्कार के लिए ही पढ़ना शुरू करेंगे। केवल क्रियात्मक ज्ञान पर बल देना ये ठीक नहीं होगा, और उनके गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, देखो गलत उत्तर अगर स्टूडेंट दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो सीख रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्या है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। देखो जहां विचार मंथन करने की बात हो जाएगी वहां पर हम समस्या समाधानकर्ता को जन्म दे सकते हैं, या बच्चों में समस्या समाधान का जो गुण होता है उसको डाल सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन वैकल्प। पठन वैकल्प यानी कि डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है, एक अधिगम अक्षमता होती है। आपके सिलेबस में कई सारी अधिगम अक्षमता है, मैं एक दिन उन सारी अधिगम अक्षमताओं के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और आप ध्यान से उनको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पठन वैकल्प यानी कि जो डिसलेक्सिया है वो है इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंस या फ्लुएंटली, यानी कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसको, ठीक है, तो वो होती है हमारी डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है ना। तो अधिगम प्राथमिक रूप से क्या यंत्रवत याद करने पर आधारित है, या प्रबलन यानी कि रीइंफोर्समेंट पर आधारित है, या केंद्रित है, या अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या फिर अवबोध। देखो संरचनावादी जो ढांचा होता है वो अंडरस्टैंडिंग बेस पर होता है, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। बच्चे जो कंसेप्ट बनाते हैं वो बहुत ही जटिल होते हैं, या बच्चों को लगता है कि अरे ये तो बहुत कठिन है, तो उसको सरल बनाना है। सरल कैसे बना सकते हैं, क्या हम एक लेक्चर दे दें तो सरल बन जाएगा, क्या हम कंपटीशन करा दें तो सरल बन जाएगा, या फिर बार बार उनका अभ्यास करें तो सरल बन जाएगा, नहीं, इनसे सरल नहीं बनेगा। सरल बनेगा चर्चा करो, परिचर्चा करो, अन्वेषण में लगाओ, खोज में लगाओ, ठीक है, और इन सब चीज़ों के उनको अवसर प्रदान करो। तो बच्चे जो कंसेप्ट बना रहे थे, जो अपना अवधारणाओं को बना रहे थे, तो वो सरल अवधारणा उनको बनने लगी उनके दिमाग में, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे हम टेट मेंटर्स के नाम से हैं, और इंस्टाग्राम पर भी टेट मेंटर्स के नाम पे, सिमिलरली फेसबुक पर भी हैं। हम आगे इसी तरह से क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे, और कोर्स भी बनाएंगे जो कि CDP का है और EVS का है, हिंदी का, गणित का, सबका हम कोर्स बनाएंगे धीरे धीरे करके। ये आज हमारा पहला लेक्चर है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।